नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र राठौड़, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़ पांडवा, कलायत। एक बार पुनः इस ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास, चैप्टर 4 है आपका, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। इस पार्ट को हम पढ़ेंगे और इसके कुछ टॉपिक आज जो है हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका और इस चैप्टर से काफ़ी कुछ आपका एसबीएसई और सीबीएसई कवर करता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी लें हम तो भी इस चैप्टर का बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो बच्चे आगे सिविल की तैयारी करते हैं तो सिविल के अंदर एक इंटरनेशनल रिलेशन नाम से एक जो नया पेपर जुड़ा है और वो जो पेपर है उसके अंदर ये नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिलेशनशिप हैं या इंटरनेशनली रिलेशनशिप हैं उनके ऊपर ये वो चैप्टर जो है वो आपका बेस्ड है। तो वहाँ से जो है उसके लिए भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेसिक स्टेप है आपके लिए, एक शुरुआत है और इस शुरुआत को आप अगर बेहतर करते हैं तो भविष्य आपके लिए उज्जवल होगा। तो लीजिए आज हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ इंडिया, और इसके अंदर हम इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस विद फॉरेन पॉलिसीज़ के साथ जो है वो हम पढ़ेंगे। International context of relations. In post-independence period, India faced many challenges to make a strong foreign policy. ये कहता है जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो भारत की विदेश नीति थी, उसको बनाने के मार्ग में कई सारे चैलेंजेस थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति क्या होती है? विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसीज, दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री कैन मेंटेन देयर रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज और फॉरेन कंट्रीज। ये कहता है कि विदेश नीति जो है उन नियमों या सिद्धांतों का समूह होता है जिनके आधार पर कोई देश दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करता है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने कई सारे चैलेंजेस थे कि वो किस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनाए। इंडिया शेप्ड इट्स फॉरेन रिलेशन विद एन एम टू रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशंस एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। ये कहता है कि भारत को जो है अपनी विदेश नीति तैयार करने के लिए भारत के सामने दो मेन एम जो वो लेके चल रहा था। एक तो रिस्पेक्ट ऑफ द सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता के लिए सम्मान। सॉवरेनिटी होती है प्रभुसत्ता, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। इस कंटेक्स्ट में हम देखते हैं कि सॉवरेनिटी वो पावर है जिसके आधार पे कोई देश अपने फॉरेन और डोमेस्टिक जो रिलेशन है उनके अंदर कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी स्टेप उठाने के लिए स्वतंत्र होता है। उसके ऊपर किसी अन्य देश का दबाव नहीं होता है। उसे प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। तो इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो बनाने के लिए दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना जरूरी था। उसने एम लेके चला, वो एक था अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, जो हमारी प्रभुसत्ता थी उसको के लिए रिस्पेक्ट, और अदर ऑल अदर नेशंस एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ द पीस। और अपनी सॉवरेनिटी के साथ साथ अन्य जो देश हैं उनकी सॉवरेनिटी का भी ध्यान रखें, और इसके अलावा जो अपनी सुरक्षा है उसको भी साथ में लेकर चले। ये कुछ उद्देश्य थे जिनको लेकर हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनाई जानी थी। इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, वर्ल्ड पॉलिटिक्स लेड टू द division of countries of the world into two clear camps, one under the United States and other under the Soviet Union। ये कहता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व जो है वो दो ब्लॉक्स के अंदर बट गया था। एक ब्लॉक्स
जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के अधीन काम कर रहा था, और दूसरा ब्लॉक जो था वो रशिया। ये दोनों ही सुपर पावर अपने अपने ब्लॉक्स को मजबूत करने के लिए देशों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और ऐसे समय में इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा था, तो उसके सामने बड़ा चैलेंज था कि वो किस ब्लॉक में जाए, वो यूएस के साथ जाए या फिर वो रशिया के साथ जाए। ये एक गंभीर स्थिति थी इंडिया के लिए, गंभीर जो प्रश्न था, एक यक्ष प्रश्न था कि कैसे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करे और किस प्रकार से अपनी सोवरेनिटी और अपनी सिक्योरिटी को भी जो है वो कंजर्व करे। तब इंडिया ने जो है वो क्या तरीका अपनाया, इंडिया ने एक नई दिशा दी। कुछ देशों के साथ मिलकर एक नया कंसेप्ट लेके आया इंडिया, और वो कंसेप्ट था नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता। नॉन अलाइनमेंट का अर्थ है गुट निरपेक्षता, अर्थात किसी भी ब्लॉक के अंदर ना होना, किसी भी गुट के अंदर ना होना, ना तो रशिया के साथ और ना ही अमेरिका के साथ। द कोल्ड वॉर एरा marked the political, economic and military confrontations at the global level between the two blocs led by the superpower the US and the USSR। ये कहता है कि एक कोल्ड वार शुरू हुआ। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार देयर इज ए वार ऑफ नर्व्स, देयर इज ए वार ऑफ थ्रेट्स, देयर इज ए वार ऑफ द चैलेंजेस। एक ऐसा वार शुरू हुआ, एक जो सामान्यतः युद्ध नहीं था, लेकिन उसके अंदर युद्ध की स्थिति थी, जिसके अंदर दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, एक दूसरे को डरा रहे थे, धमकियां दे रहे थे, और कागजी युद्ध हो रहा था। ये मस्तिष्क का युद्ध था, ये विचारधाराओं का युद्ध था, और इस युद्ध के अंदर विश्व जो है वो ना चाहते हुए भी शामिल हो रहा था, क्योंकि जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे या अन्य देश थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्पहीनता होने के कारण वो इन ब्लॉक्स की तरफ खींचे जा रहे थे, या तो वो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे या फिर जो है वो यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे। Along with this is other prevailing world politics. India leadership was in the direction to pursue its national interest with these international context। ये कहता है कि ये जो विश्व की राजनीति चल रही थी, इसके अंदर जो लीडरशिप के लिए जो दौड़ चल रही थी, भागदौड़ चल रही थी, इसमें इंडिया जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से डील करे, इसलिए इंडिया ने जो है वो नॉन अलाइनमेंट का जो है वो पालन किया। और नॉन अलाइनमेंट का अर्थ ये था कि किसी भी गुट में शामिल ना होके और निष्पक्ष रहना, दोनों ही गुटों से दूरी बनाए रखना। और इंडिया और कुछ जो देश थे उन्होंने इसका पालन किया, और जो नव स्वाधीन राष्ट्र थे, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थे, उन्होंने इसे फॉलो किया। बिकॉज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज डोंट वांट, they can again become the slave, their freedom and their sovereignty again lost, they don't want। वो नहीं चाहते थे कि वो दोबारा से दासत्व का जीवन जिए, उनकी प्रभुसत्ता छीन ली जाए, क्योंकि उन्हें एक खतरा था कि वो किसी भी ग्रुप में अगर शामिल होते हैं, माना कि वो रशियन ग्रुप में शामिल हुए और यूएस ग्रुप जो है वो विजयी हुआ, तो वो पुनः
जो आज़ादी उन्हें मिली है इतने लंबे समय के बाद, वो उनसे छिन जाएगी और उन्हें दोबारा से जो है वो अधीन होना पड़ेगा किसी दूसरे के। तो यहाँ पर नेहरूज रोल आता है, नेहरू का योगदान आता है भारत की जो विदेश नीति को लेकर, और नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट जो चला, गुट निरपेक्ष आंदोलन चला, उसको लेकर। नेहरू एक्सरसाइज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964। द three main major objectives of Nehru foreign policies were to preserve the hard-earned sovereignty, protect territorial integrity, and promote rapid economic development। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि नेहरू की जो विदेश नीति थी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो देयर आर थ्री मेन objectives of Nehru's foreign policy. First, to preserve the hard-earned sovereignty, to protect the sovereignty which come after a long struggle। जो हमें ये प्रभुसत्ता मिली थी, जो स्वतंत्रता मिली थी, वो एक लंबे संघर्ष के बाद हमें मिली थी। तो इसे सहेज कर रखना, इसे प्रोटेक्ट करना, इसे सुरक्षित करना सबसे बड़ी जो है वो ऑब्जेक्टिव ये था, उद्देश्य ये था। सेकंड, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो क्षेत्रीय अखंडता थी या एकता थी उसे बनाए रखना, क्योंकि भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत के अंदर 365 से अधिक देसी रियासतें जो थी, 565 से अधिक देसी रियासतें भारत के अंदर थी, और उन रियासतों को एकजुट रखना, उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखना, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी भारत के सामने। और थर्ड जो मेन ऑब्जेक्टिव्स था वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, क्योंकि देश जो है उसके पास अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो अंग्रेज जो भारत का भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन स्पैरो के नाम से जाना जाता था, अब भारत के पास उतने संसाधन नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों ने बड़े लंबे समय तक भारत पर राज किया और उन्होंने यहाँ पर जो है रिसोर्सिस का एक्सप्लॉयटेशन किया, संसाधनों का एक तरीके से उन्होंने शोषण किया। उन्होंने किसी भी तरीके से जो संसाधनों का कंजर्वेशन की बात नहीं की, और न ही यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप करने का जिम्मा लिया। उनका उद्देश्य केवल यहाँ से संसाधनों को एकजुट करके और उन्हें अपने देश के अंदर ले जाना था। तो ऐसी स्थिति में भारत के सामने इकोनॉमिक जो ग्रोथ जो थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी, उसकी भी बड़ी समस्या थी। Despite the fact that many leaders from India wanted India to follow a pro-US foreign policy, Nehru wished to achieve the objective of foreign policy through their strategy of non-alignment। ये कहता है कि भारत के अंदर काफ़ी लीडर्स जो थे वो ये कह रहे थे कि भारत के अंदर यूएस के सपोर्ट किया जाए और वहाँ से एड्स ली जाए, वहाँ से जो है सहायता ली जाए और भारत को इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन नेहरू ने जो है वो इसके स्थान पर नॉन अलाइनमेंट, दोनों ही जो ग्रुप थे उनसे दूर रहकर और प्रयास किया कि यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट हो और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स जो फॉरेन पॉलिसी के हैं वो पूरे हो। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, अब बच्चों इस बात का भी ध्यान रखना, दीज आर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये तत्व हमारी विदेश नीति के मूल सिद्धांत भी हैं, और इनके अंदर हम नॉन अलाइनमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। नॉन अलाइनमेंट का लेकर नेहरू का जो रोल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके रोल की हम बात कर रहे हैं। तो साथ साथ आपका ये भी क्वेश्चन चल रहा है
कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ये बेसिक प्रिंसिपल है नॉन अलाइनमेंट, गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू ब्लॉक्स और टू camps. India wanted to keep away from the military alliance led by US and Soviet Union against each other. ये कहता है भारत ने क्या किया, भारत ने जो मिलिट्री अलायंस जो थे, सैनिक जो गुटबंदियाँ थी या सैनिक गठबंधन जो थे, उनसे अपने आप को दूर किया। इस दौरान काफ़ी सारे सैनिक गठबंधन बने, जैसे सीटो है, सेंटो है, सिएटो है, ये सारे जो हैं वो वारसा पैक्ट है, ये सारे सैनिक गठबंधन थे जो डिफरेंट ब्लॉक्स ने एक दूसरे के खिलाफ तैयार किए। हम जब सेकंड बुक करेंगे तो उसको के अंदर हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ग्रोइंग रिलेशन विद यूएसएसआर हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ यूएस। देयरफॉर यह कहता है कि इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ग्रोइंग रिलेशन विद यूएसएसआर, भारत के रशिया के साथ नज़दीकी संबंध और नॉन अलाइनमेंट, इन दोनों ही बातों ने यूएस को हर्ट किया, अमेरिका को हर्ट किया। और अमेरिका जो है हमारे से खुश नहीं था इन दोनों ही बातों को लेकर। द यूएस वाज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज ड्यूरिंग 1950। इंडिया took an independent stand on various international issues and could get aid and assistance from members of the both power blocs. India's independent stand and her there was a considerable unease in Indo-US relation during 1950.